नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे मैथ्स पेडागोजी यानी कि गणित की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि गणित में आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है। तो देखिए, आगमन विधि के बारे में आप जानते हो, आगमन विधि क्या है ना। तो ये किसके लिए उपयुक्त है? अच्छा प्रश्न है। सूत्रों द्वारा सवाल हल करने के लिए, सूत्र स्थापित करने के लिए, सवाल को समझने के लिए या सवाल को बनाने के लिए। तो देखिए मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक चीज़ आपको पहले ही बता दूं मैं कि देखिए, आप कहोगे कि सर ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं आपके वीडियो में, तो आपको बता दूं मैं कि मैथ्स पेडागोजी है वो 10 नंबरों की आती है मात्र, ठीक है। रेट सीटेट में 10 नंबरों की आती है मात्र मित्रों ना। तो 10 नंबरों के देखिए टॉपिक कितने हैं, है ना। टॉपिक कितने हैं, कंटेंट कितना है, बहुत कम है। तो इतने ही प्रश्न बनते हैं मित्रों ना। और जो देखिए बहुत जो इजी या नॉर्मल है वो प्रश्न में नहीं लाता, ठीक है। जहाँ प्रश्न बन सकता है वो बिल्कुल बनाता हूँ। तो चलते हैं हम, देखिए पहले प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है मित्रों। पहले प्रश्न को देखते हैं कि जो आगमन विधि है ये किसके लिए उपयुक्त है, ऐसा पूछा गया ना। तो आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि आपको बता दूं मैं, प्राइमरी स्टेज पे चलती है ना। प्राइमरी स्टेज पे चलती है, प्राथमिक स्तर पर। इसके अलावा आपको बता दूं पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें शुरुआत में उदाहरण दिए होते हैं, फिर उन उदाहरणों का प्रयोग करते हुए नियम बनाए जाते हैं। नियम, नियम मतलब सूत्र यानी कि सिद्धांत। नियम कह दो, सूत्र कह दो, एक ही चीज़, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या, सूत्रों द्वारा सवाल हल करने के लिए, सूत्र स्थापित करने के लिए, सवाल को समझने के लिए, सवाल को बनाने के लिए। तो सवाल को बनाना और समझना नहीं होगा ना, दो विकल्प तो हट गए। अब विकल्प एक बचा है, विकल्प दो बचा, दो विकल्प बचे ना। तो देखिए आगमन विधि का प्रयोग होता है उदाहरण से नियम की ओर। यहाँ देखिए मित्रों, उदाहरण से नियम की ओर, यानी उदाहरण दिए हुए, बना क्या रहे हो आप, उदाहरण से नियम बना रहे हो, आप सूत्र बना रहे हो उनसे ना। यानी सूत्रों द्वारा सवाल हल करने के लिए नहीं, सूत्र स्थापित करने के लिए। सूत्रों द्वारा सवाल हल कर रहे हो यानी कि नियम से उदाहरण, वो कौन सी विधि हो जाएगी मित्रों? निगमन विधि। वो निगमन विधि हो जाएगी, ठीक है। अच्छा प्रश्न है पहला प्रश्न मित्रों। प्रश्न संख्या 1 में विकल्प नंबर 2 सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए मित्रों, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है। छोटी कक्षाएं यानी कि 1 से 5 तक जो प्राइमरी स्तर है वहाँ पे जो गणित विषय में क्या करना है, रुचि उत्पन्न करना है ना। तो रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को पढ़ाने का तरीका कौन सा काम में लेना चाहिए? मनोरंजन एवं खेल संबंधी, रटने का, नियम से उदाहरण की ओर, या विश्लेषण संश्लेषण विधि। तो रटने का तो बिल्कुल है ही नहीं। नियम से उदाहरण की ओर, ये कौन सी विधि हुई? निगमन। ये निगमन विधि कौन से स्तर के लिए चलती है? 6 से 8 के लिए, है ना। तो इसको भी हटा दो। यहाँ पूछा है 1 से 5 छोटी कक्षाओं के लिए। विश्लेषण संश्लेषण विधि ये उच्च कक्षाओं में प्रयुक्त होती है, ठीक है, उच्च कक्षाओं में प्रयुक्त होती है। तो इसको भी हटाना पड़ेगा। सीधा सा उत्तर दे रखा है मनोरंजन और खेल संबंधी। इस प्रकार से उत्तर निकाल सकते हो। दूसरी चीज़ है, एक सीधा सा मैंने ट्रिक बार बार बताई है, वहीं और बता रहा हूँ मैं, कि अगर कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में रुचि शब्द आ जाए कि विषय वस्तु के प्रति बालकों की रुचि जागृत करनी है, और अगर खास तौर पर प्राइमरी स्तर पर आ जाए तो दो तरीकों से होगी। एक तो होगी मनोरंजन क्रियाएं से, जैसे अंत्याक्षरी, पहेली वगैरह, और दूसरी होगी खेल संबंधी, यानी कि जो खेल विधियाँ चलती है ना। खेल विधियाँ क्यों चलती है? कि खेल खेल में बालक सीख जाता है। तो गणित में रुचि उत्पन्न करने के लिए मनोरंजन और खेल संबंधी क्रियाएं क्या होती है, उनसे बालक की विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है। तो मित्रों प्रश्न संख्या जो आपके 2 है वहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 के लिए। प्रश्न संख्या 3, गणित के अधिकांश प्रत्ययों को जटिल माने जाने का क्या कारण है? कि गणित के अधिकांश प्रत्यय यानी कि पद, सिद्धांत, सूत्र, इनको जटिल माना जाता है। तो इसका क्या कारण है? इनको जटिल यानी कि इनको कठिन क्यों माना जाता है? क्योंकि वे तर्कपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे कठिन होते हैं, क्योंकि वे अमूर्त होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो गणित के अधिकांश प्रत्यय जटिल माने जाते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, हटा दो। जटिल यानी कि कठिन होता है, जटिल का अर्थ ही कठिन है, ठीक है। चौथा विकल्प हट गया, क्योंकि वे तर्कपूर्ण होते हैं। तर्कपूर्ण क्या होता है? तर्कपूर्ण यानी कि जिसमें तर्क दिया जाता है। तो मतलब प्रत्यय को जब आप प्रत्यय यानी सिद्धांत या सूत्रों को आप जब हल करोगे तो वो तर्कपूर्ण होते हैं, तो इसके लिए उनको जटिल थोड़ी ना माना जाता है, गलत है। फिर है कि कठिन होते हैं, तो जटिल का तो अर्थ ही कठिन होता है, तो फिर इसका तो मतलब ही नहीं है। सीधी सी बात है भाई, क्योंकि वे अमूर्त होते हैं मित्रों। वो क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं ना।
अमूर्त होते हैं। अमूर्त कैसे होते हैं कि अधिकांश पढ़ते नियम वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है, अमूर्त होती है ना। गणित कैसा विषय है मित्रों, अमूर्त विज्ञान है गणित। ठीक है, जब आप गणित की प्रकृति के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपको बता दूं मैं, गणित एक अमूर्त विज्ञान है मित्रों। ठीक है, गणित अमूर्त विज्ञान है। कभी कभार ऑप्शन में अमूर्त नहीं रहकर आ जाए मूर्त, की गणित मूर्त है, तो भी सही करना। क्यों? क्योंकि देखिए, जब अमूर्त तो सूत्र सिद्धांत होते हैं, उससे हम जब सवाल हल करते हैं, उत्तर निकालते हैं, निश्चित जो निष्कर्ष निकालते हैं वो मूर्त में बदल जाता है। तो मित्रों, प्रश्न संख्या जो आपके 3 है, वह विकल्प नंबर 3 सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 के लिए। प्रश्न संख्या 4 देखिए मित्रों। प्रश्न संख्या 4 है, जो छात्र गणित नहीं समझ सकते हैं, जो छात्र गणित नहीं समझ सकते हैं या समझते हैं, वे पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। किसकी परिभाषा? ऐसा किसने कहा? ऐसा किसी ने कहा था कि जो छात्र गणित को नहीं जानते या समझते, वे मेरी पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते। ये किसकी परिभाषा है मित्रों? आपको बता दूं मैं, ये है प्लेटो महोदय की, है ना। प्लेटो ने एक बार पाठशाला खोली थी, तो पाठशाला खोली तो वहाँ पे पाठशाला के आगे जो बोर्ड होता है, वो बोर्ड या पट्टी टंगवा दी, और उस पर खास तौर पर यही लिख दिया कि जो छात्र गणित नहीं समझते हैं, वे पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। ये इस पर लिखवा दिया कि जिसको गणित नहीं आता वो मेरी पाठशाला में नहीं आना, सीधा सा लिख दिया ना। ये प्लेटो की परिभाषा है। बेंजामिन पियर्स की बात करूँ मित्रों, बेंजामिन पियर्स ने कहा, गणित वह विज्ञान है या गणित एक वह विषय है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, बिल्कुल इसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, परिणाम निश्चित निकाले जाते हैं, बेंजामिन पियर्स ने कहा। नेपोलियन ने कहा कि किसी देश की वृद्धि हो, किसी प्रांत या किसी राज्य की जो वृद्धि हो, उन्नति हो या प्रगति हो, वो किसके कारण होती है? इन्होंने कहा वो गणित में प्रगति के कारण होता है। अगर गणित में कहीं पे वृद्धि हो रही है, उसका मतलब किसी प्रांत में वृद्धि अवश्य होगी। ये नेपोलियन ने कहा था। सामाजिक मूल्य है, ठीक है। जबकि मित्रों डटन ने क्या कहा था, तो आपको बता दूं, पहले भी जो मेरे जितने भी वीडियो है प्लेलिस्ट में और कंटिन्यू जो देख रहे हैं, उनके लिए कह रहा हूं मैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आज का यही कमेंट रहेगा आपका, आज का यही प्रश्न है कि डटन ने क्या गणित की परिभाषा दी, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है मित्रों, तो प्रश्न संख्या जो 4 है वह विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है, कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? एक और अच्छा प्रश्न, कौन सी विधि है जिसमें छात्र के बजाय, यानी कि छात्र नहीं रहना चाहिए, शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होता है मित्रों? अध्यापक होगा। ऐसा किस में कहा गया? खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, व्याख्यान विधि या एक व दो दोनों? देखिए, खेल विधि, खेल खेल में सीखता है कौन? बालक सीखेगा, यानी कि ये तो बाल केंद्रित विधि है, ये तो बाल केंद्रित विधि है। प्रोजेक्ट विधि में करके सीखेगा कौन? बालक, तो ये भी क्या है? बाल केंद्रित है। यानी कि एक व दो दोनों क्या है? ये तो बाल केंद्रित है, बालक केंद्रित है ना। ये तो बालक केंद्रित है मित्रों। तो विकल्प 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, सीधी सी बात है, विकल्प 3 सही हो जाता है, व्याख्यान विधि। क्यों? क्योंकि व्याख्यान विधि होती है शिक्षक केंद्रित, शिक्षक, या फिर हमें यही पूछा कि अध्यापक केंद्रित है ना, जिसमें केंद्र बिंदु कौन होगा? अध्यापक होगा, यही कहा है। तो शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी होती है? व्याख्यान विधि होती है ना, जिसमें क्या होता है? व्याख्यान विधि में किसी भी एक चीज़ और है व्याख्यान विधि की, इसमें किसी भी जो शिक्षण सामग्री होती है, श्रव्य दृश्य सामग्री, उसका भी उपयोग नहीं होता है ना। सबसे सरल विधि है। शिक्षक इसमें क्या करता है? किसी भी चीज़ पर व्याख्यान देता रहता है ना। शिक्षक सक्रिय रहता है, बालक निष्क्रिय रहता है, पूर्ण रूप से निष्क्रिय श्रोता बनकर रहता है मित्रों। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो 5 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर आपके 3 सही हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 के लिए। प्रश्न संख्या 6 है, गणित विषय में गृह कार्य देने से क्या लाभ है? देखिए, गणित में आप क्या दे रहे हो? गृह कार्य दे रहे हो, है ना। तो इससे लाभ क्या है, ये पूछा है। गणित में गृह कार्य देने से क्या लाभ है? योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर, अवकाश के समय का दुरुपयोग, स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहन या उपयुक्त सभी। देखिए मित्रों, ऐसे प्रश्न आपको सरल लग रहे हैं, है ना। तो सरल लगे तो ऐसा नहीं है गुस्सा करना, क्योंकि सरल भी प्रश्न आएंगे। देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि जो आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे फिर सीटेट का हो, यूपी टेट का हो ना, जिसने बिल्कुल तैयारी की है उसने पढ़ा होगा शिक्षण विधियों के दौरान ना, चाहे हिंदी हो चाहे कोई भी शिक्षण विधि हो। शिक्षण विधि में बाकायदा आ रखा है मित्रों, क्या आ रखा है कि सरल 20% होंगे क्वेश्चन किसी भी टेस्ट में। ठीक है, सरल 20% होंगे।
कठिन भी कितने होंगे, 20% ही होंगे। बाकी 60% क्या होंगे, मीडियम मध्यम लेवल के होंगे। तो सरल और मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है मित्रों, है ना। आपको जब सरल लगे, आपको आसान लगे, सरल लगे इसका मतलब ज़्यादा तैयारी हो रखी है, 60%। मीडियम लगे, किसी को मीडियम लगता है मित्रों, मीडियम लगता है इसका मतलब क्या है, मीडियम लगता है इसका मतलब क्या है, मीडियम लगता है इसका मतलब कि हाँ कुछ आ रहा है ना। और जिनको कठिन लगते हैं इसका मतलब उनको नहीं आ रहा। तो आपको बता दिया कि किसी भी परीक्षण में सरल प्रश्न 20% होने चाहिए, 60% मध्यम और 20% कठिन होने चाहिए। तो यही प्रश्न है वो। और जैसे कि ये गृहकार्य देने का प्रश्न है, तो ये जो केवल मैंने इस सब्जेक्ट में बनाया कि नाम दिया है मैंने गणित विषय में, ये सारे विषयों में गृहकार्य देने का लाभ है। तो मतलब ये एक विषय के लिए प्रश्न नहीं बनेगा, ये किसी भी विषय में बन सकता है कि हिंदी विषय में गृहकार्य देने से क्या लाभ है ना, पर्यावरण में गृहकार्य देने से क्या लाभ, सारी जो सब्जेक्ट है उनमें ये प्रश्न आ सकता है शिक्षण विधि में। तो ये तो आपके लिए बेनिफिट है मित्रों ना। तो ये एक आना, ये बुरी चीज़ें छोड़ देना कि ये सरल प्रश्न है ये मत लाओ, ठीक है। तो गणित में गृह कार्य देने से क्या लाभ है पूछा है। तो देखिए बिल्कुल गणित में गृह कार्य देंगे। अब देखिए गृह कार्य ऐसा था नहीं कि हर बच्चा करके लाएगा, जिनको आता है वो करके लाएंगे ना। जैसे कठिन प्रश्न दे दिए गृह कार्य में, तो जो प्रतिभाशाली होशियार बालक होंगे वो कर लेंगे, मंद बुद्धि वाले नहीं करेंगे। यानी कि योग्यता जितनी होगी उसी अनुसार कार्य करने का अवसर बिल्कुल सही है। और आपको पता है कि संडे के दिन ज़्यादा अवकाश होता है संडे के दिन, तो उस दिन ज़्यादा गृह कार्य देते हैं ना, अवकाश के समय का भी सदुपयोग करते हैं बालक। और गृह कार्य करते बैठे बैठे रहते हैं, लिखते रहते हैं ना, तो उनसे क्या होता है, अपने आप स्व अध्याय यानी अपने आप अध्याय करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पे विशेषताएं हैं मित्रों गृह कार्य देने से संबंधित। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो आपके 6 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 के लिए। प्रश्न संख्या 7 है, किसी बालक के गणित में प्रतिभावान होने का सर्वोत्तम संकेत कौन सा है। कोई बालक गणित में प्रतिभावान है ना, तो उनका सर्वोत्तम संकेत क्या है प्रतिभावान होने का, ठीक है। प्रतिभावान होने का सर्वोत्तम संकेत क्या है मित्रों, ये पूछा है। कोई बालक गणित में प्रतिभावान है, गणित में प्रतिभाशाली है, तो इसका सर्वोत्तम संकेत क्या है। गणित में अधिक व्यस्त रहना, गणित की कठिन समस्याओं को शीघ्रता से हल करना, गणितीय लेखों को पढ़ने में रुचि लेना, या पारंपरिक परीक्षाओं में समान रूप से अच्छे प्राप्तांक लाना। तो देखिए कोई बालक गणित में प्रतिभावान है, गणित में ज़्यादा होशियार है ना, तो देखिए गणित में अधिक व्यस्त रहना ये नहीं होगा, ठीक है। और पारंपरिक परीक्षाओं में समान रूप से अच्छे प्राप्तांक लाना, अब देखिए समान परीक्षाएं होगी तो उसमें तो औसत बालक भी ला सकता है, तो ये भी नहीं होगा। अब दो विकल्प बचे हैं, दूसरा और तीसरा। आप कहोगे गणितीय लेखों को पढ़ने में रुचि लेना, गणितीय लेखों को पढ़ने में रुचि लेना, गणितीय लेख है, उन लेख को पढ़ने में रुचि लेगा तो बालक का समय व्यतीत होगा, ठीक है, समय व्यतीत होगा मित्रों। तो प्रतिभावान बालक ये नहीं करेंगे। प्रतिभावान संबंधित होता है मित्रों बुद्धि से, है ना, जिनकी बुद्धि प्रतिभावान होती है, तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे मित्रों गणित की कठिन समस्याओं को जल्दी से हल कर लेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करने में रुचि लेंगे। यानी कि प्रश्न संख्या 7 में मित्रों विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है, न कि 3। याद रखना ये अच्छा प्रश्न है और इसका यही उत्तर है 100%। प्रश्न संख्या 8 है, पाठ्यक्रम में गणित के विषय का महत्व है। पाठ्यक्रम में जो गणित है इसके विषय का महत्व क्या है। नैतिक महत्व, बौद्धिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व या उपयुक्त सभी। देखिए मित्रों पाठ्यक्रम है अपना, उसमें गणित का देखिए, गणित के जब प्रश्नों को बालक कर लेगा, है ना, उनके प्रश्नों को, उन समस्याओं का समाधान अच्छी तरह से बालक कर लेता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आत्म विकास की, आत्म चेतना की और विश्वास की जो चीज़ें होती है वो सारे के सारे तत्व खुद में विद्यमान होते हैं कि हाँ मैंने किया। उसमें आत्म विकास की मतलब चेतना है, आत्म वो विकसित हो जाती है ना, ये होता है नैतिक महत्व, अच्छा बुरा करने की चीज़ है, उसमें अनुशासन विकसित होता है, ठीक है। बौद्धिक महत्व, गणित तो बौद्धिक विषय ही है भाई, इसमें बुद्धि और मस्तिष्क की सहायता से ही तो समस्याओं का समाधान किया जाता है, ये भी सही है। और सांस्कृतिक महत्व का सीधा सा उदाहरण है मित्रों होगबेन। कौन है, होगबेन। होगबेन ने क्या कहा, होगबेन ने कहा गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, यानी कि गणित ही हमें सभ्यता और संस्कृति के बारे में परिचित करवाता है, अवगत कराता है ना। ये होगबेन ने कहा, सीधी सी बात है भाई, अगर ये होगबेन ने नहीं कहा होता तो आप सांस्कृतिक महत्व नहीं करते, लेकिन आपने पढ़ा है कि होगबेन ने परिभाषा दी है जो सांस्कृतिक मूल्यों को स्पष्ट करती है। इसका मतलब उपयुक्त सभी पाठ्यक्रम में गणित के महत्व में आ रखे हैं। प्रश्न संख्या जो 8 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 4 सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 के लिए। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट में आ रखा प्रश्न है मित्रों। छात्र वृत्त व गोले में तुलना करता है कि वृत्त चीज क्या है, गोला चीज क्या है, वृत्त का परिमाप क्या है, गोले का क्या है, वृत्त का आयतन, गोले का आयतन क्या है ना, परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन, भुजा, सारी में वो क्या करता है, वो तुलना करता है। इस पे ध्यान देना आपको, तुलना पे।
तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। अब ये उद्देश्य गणित में, मनोविज्ञान में, सामाजिक में, सारी चीज़ों में, सारे सब्जेक्ट में आएंगे, ठीक है। और यही है मूल्य आसान से पढ़ोगे ज्ञान, यानी कि सामान्य परिचय एक बार करता है वो ज्ञान है, ठीक है। इसको हटा दूँ मैं। अभिवर्ती, अभिवर्ती होती है मित्रों नजरिया, दृष्टिकोण या कह सकते हैं सोच, नजरिया, दृष्टिकोण या सोच। अब ये तो बदल सकता है ना, और यहाँ नजरिया का काम नहीं है, तो ये भी हटा दो। ज्ञानोपयोग होता है एक स्थिति में प्रयोग किया हुआ दूसरी स्थिति में करना, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे सीधी सी बात है तुलना, ये होता है मित्रों अवबोध। अवबोध क्या होता है, किसी भी चीज़ को आपने समझ लिया पहले, उसके बाद वापस उसकी पहचान करना, उसमें तुलना करना, उसमें विभेद करना, उसमें समानता बताना, है ना, वर्गीकरण करना, संधारण करना, पहचान करना, ये सारी चीज़ें अवबोध के अंतर्गत आती है, इसे अवबोध कहा जाएगा मित्रों। विकल्प 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 9 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 के लिए। गणित में श्रव्य दृश्य दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है किस लिए। गणित हो या कोई भी विषय, वापस वही है ना, शिक्षण विधियों के अच्छे प्रश्न आ रखे। गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार ये सीटेट में, एक बार एचटेट में भी आया हुआ है, ठीक है, 2 बार प्रश्न पूछा गया मित्रों। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है, एफटेट में 2019 में आ रखा है, इतना बता दूं, ठीक है। अब देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री, बालक को लुभाने, तो लुभाने से कोई मतलब ही नहीं है ना, लुभाना, लालच, विषय से परे ले जाना नहीं, विषय को तो समझाना, इसलिए एक तो श्रव्य दृश्य के आप पैसे लगाओगे सामग्री लाने के शिक्षक के रूप में, फिर परे ले जाओगे तो मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे कोई मनोरंजन भी नहीं हो रहा, यहाँ होगी बालकों की रुचि जागृत, है ना। जैसे कि बालक किसी भी विषय को पढ़ नहीं रहे, जैसे गणित को कोई पढ़ नहीं रहा ना, फिर उसको जैसे रेडियो या फिर दूरदर्शन के माध्यम से दिखाकर अगर आप रुचि जागृत करवा रहे हो, आप उसका अबेकस का प्रयोग कर रहे हो, है ना, यानी शिक्षण दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करोगे तो वो क्या, उनमें रुचि लेते लेते सीख जाएंगे ना, विषय वस्तु के प्रति रुचि जागृत हो जाएगी। विकल्प 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 10 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 के लिए। प्रश्न संख्या 11 है, चिंतन, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। अच्छा प्रश्न है। चिंतन किस में किया जाता है, बोध किस में, तर्क शक्ति, विश्लेषण, ये 4 चीजें हैं ना, इनकी क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है मित्रों। सीधी सी बात है, गणित है, सामाजिक विज्ञान, भूगोल या भाषा। भाषा नहीं है ना, भूगोल में, भूगोल में तो भौगोलिक तत्व वगैरह आते हैं, सामाजिक विज्ञान में समाज, नागरिकता, इनका अध्ययन किया जाता है, या होगा मित्रों गणित, है ना। सीधी सी बात है, गणित में ही चिंतन होता है, गणित में बोध होता है, तर्क शक्ति बिल्कुल होती है, तर्कशास्त्र से ही गणित उत्पन्न हुआ है, और विश्लेषण का ही गणित विषय है ना। तो अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 में मित्रों विकल्प नंबर 1 सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 के लिए। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है, गणित का सबसे अधिक संबंध किससे होता है, हिंदी से गणित का, हिंदी से गणित का नहीं होता, चित्रकला से नहीं, उपयुक्त सभी नहीं आएंगे। जब 2 विकल्प हटा दिए हमने, पहला और दूसरा हटा दिया, चौथा भी हटाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, विज्ञान इसका उत्तर हो जाएगा, है ना, विज्ञान इसका उत्तर हो जाएगा। क्यों होगा, जैसे कि मैंने बता रखा है शून्य, ये शून्य चीज क्या है, गणित की चीज है, लेकिन शून्य का आविष्कार किसने किया, आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, आर्यभट्ट ने किया। तो ये जो आविष्कार चीज है ये तो वैज्ञानिक चीज है, ये आर्यभट्ट क्या है, ये तो वैज्ञानिक है ना, ये तो वैज्ञानिक चीज हुई है ना। तो गणित यानी कि केर का है, विज्ञान का आधार स्तंभ गणित है। कार्ल जुंग ने भी कहा, जुंग या युंग ने, विज्ञान का आधार स्तंभ गणित को हटा दो संपूर्ण भौतिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी, यानी कि विज्ञान का गणित से बिल्कुल संबंध है। प्रश्न संख्या 12 में मित्रों विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 में। एक और अच्छा प्रश्न है, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। गणित शिक्षण में शिक्षण से संबंधित समस्याएं आ रखी है तो उनको दूर करना, तो आप क्या उपाय बनाएंगे। पहले उन समस्याओं को पहचानना, वो तो हो जाएगा निदान, और जब उनको दूर करना है तो दूर करेंगे किससे, उपचार से, ठीक है। तो प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे। आप शिक्षक हो तो कोई बच्चा कह रहा है कि सर ये प्रश्न समझ में नहीं आया, तो प्रधानाचार्य से शिकायत करोगे, गलत है ये। फिर है कि गणित में विषय में कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तित करेंगे, गलत है। कोई कह रहा है सर मुझे गणित में ये प्रश्न नहीं आ रहा, तो क्या कहोगे कि बेटा हिंदी पढ़ ले इसकी जगह, गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसमें होगा बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे, उन्नत शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, आसान तरीकों का करेंगे, खेल का प्रयोग करेंगे, मनोरंजन जो गतिविधियां होती है उनका करेंगे, जो अंत्याक्षरी या पहेलियाँ वगैरह उनका प्रयोग करेंगे, शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, श्रव्यदर्शी सामग्री का प्रयोग करेंगे, रुचि विकसित करेंगे, उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे।
विकल्प 3 सही हो जाता है। तो मित्रों विकल्प 3 सही है प्रश्न संख्या 13वें में। प्रश्न संख्या 14वें में चलते हैं मित्रों। एक उत्तम परीक्षण की शर्त है। एक उत्तम परीक्षण की शर्त कौन सी? उत्तम परीक्षण, परीक्षण मतलब टेस्ट सामान्य तौर पर ना, लेकिन उत्तम होना चाहिए वो टेस्ट ना। तो बिल्कुल सही है। कोई भी कार्य होता है तो उसका उद्देश्य होता है ना, यानी सुनिश्चित उद्देश्यों की पूर्ति। जो सुनिश्चित उद्देश्य है, निश्चित उद्देश्य है, उनकी पूर्ति होनी चाहिए। किस लिए ये परीक्षण बनाया गया है, वो उद्देश्य पूर्ण होने चाहिए। सही है। और सबसे प्राथमिक बात क्या है, जो भी आप परीक्षण बना रहे हो, परीक्षण मतलब उसमें टेस्ट में प्रश्न बनाओगे ना, तो वो दो चीज़ों के अनुसार होने चाहिए मित्रों। कितने? दो चीज़ों के। एक तो होने चाहिए बालकों का मानसिक स्तर, ये तो पहली चीज़ हुई है ना, ये भी होगा छात्रों के मानसिक स्तर, ये तो पहली चीज़ हो गई, ठीक है। और दूसरी चीज़ यानी कि एक होगी उम्र, वय है ना, उम्र होगी। क्यों? जैसे 5वीं वालों का टेस्ट ले रहे हो तो आप ऐसे है नहीं कि भाई 8वीं वालों के प्रश्न 5वीं वाले में डाल देना, तो उम्र का ध्यान रखना पड़ेगा, मानसिक स्तर का ध्यान रखना पड़ेगा, उस अनुसार टेस्ट बनाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित तो व्यवहार परक, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो दोस्तों विकल्प 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 14वें में। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15वें। प्रश्न संख्या 15वां है, विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है। जो विभेदकारी परीक्षा ये होती क्या है? तो देखिए मूल्यांकन की जितनी भी ये विशेषताएं हैं, जैसे विभेदकारिता है, वैधता है ना, ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना मित्रों, ठीक है। तो देखिए विभेदकारिता क्या होती है? विभेदकारिता ऐसी होती है कि ऐसा परीक्षण या ऐसी परीक्षा जिसमें कठिन प्रश्न रखे जाते हैं। कठिन प्रश्न रखे जाते हैं यानी परीक्षा का स्तर कैसा होता है? कठिन होता है ना, कठिन स्तर होता है। और जो हर बालक में क्या करे? विभेद करे, अंतर करे। अब कठिन प्रश्न दे दिए शिक्षक ने ना, तो जो प्रतिभावान छात्र होंगे वो तो कर लेंगे, सामान्य छात्र होंगे वो आधे प्रश्न कर लेंगे, आधे नहीं कर पाएंगे ना, आधे कर लेंगे आधे नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये भी है, इनमें भी अंतर अंतर हो जाएगा ना। और कमजोर छात्र उनको नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब क्या है? पता चल जाएगा कि कौन सा बालक किस प्रकार का ना, इन्होंने नहीं किया तो पता चल जाएगा ये मंदबुद्धि का बालक है। ये आधे कर लेंगे आधे नहीं कर पाएंगे, इनके बीच के मीडियम नंबर आएंगे औसत है ना, तो पता चलेगा औसत या सामान्य छात्र है। ये सारे प्रश्न करेंगे तो प्रतिभावान छात्र है। यानी कि इन सभी में, सभी प्रकार के बालकों में विभेदकारी परीक्षा अंतर कर देगी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो आपके 15वां है वह विकल्प नंबर 4 सही है। तो मित्रों ये थे मैथ्स टीचिंग मेथड्स या मैथ्स पेडागोजी कहूँ उसके गणित शिक्षण विधियों के 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि पूर्व में सीटेट एफटेट एग्जाम में भी आए हुए प्रश्न हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। और इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न सीधे तौर पर पूछ ले जाएंगे, चाहे वो सीटेट हो या रीट हो, ये मेरा अनुभव है। ठीक है मित्रों, वीडियो ज़रूर देखना। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए। जो प्रश्न पूछा गया उसका कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपका ज़रूर स्कोर बताइए कि आपका कितना स्कोर रहा है, 15 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।